अच्छा छात्रों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला की जब हम लोग बात करेंगे तो वर्णमाला में हम लोग देखें कि वर्णमाला जो होती है, तो अगर हम देखें इसमें सबसे पहले भाषा की बात हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो भाषा क्या है? मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या हम लोग कहते हैं? मनुष्य की सार्थक। सार्थक क्यों जोड़ा गया? क्योंकि हम लोग निरर्थक शब्दों को जो है जिनका कोई अर्थ नहीं है उसको भाषा के अंतर्गत हम लोग निहित नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। और भाषा क्या होती है? भाषा विचार विनिमय का माध्यम होती है। भाषा विचार विनिमय का माध्यम होती है। और यदि भाषा के अंगों की बात की जाए कि भाषा के कौन कौन से अंग होते हैं, तो भाषा के अंग हम लोग देखेंगे। भाषा के अंग, तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो आती है ध्वनि। ध्वनि, फिर आते हैं वर्ण। वर्ण को ही पद बोला जाता है। और इसके बाद जो है आपके आ जाएंगे वाक्य। और इसके साथ यदि हम लोग देखें तो आ जाएगा अर्थ। तो ये जो है क्या है? भाषा के अंग हैं। ध्वनि जो है क्या है कि सबसे जो छोटी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है। उच्चारण, देखिए इसमें भी प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के। उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। किसकी? उच्चारण के आधार पर। हम लोग को ये बिंदु जो है, ये आपके कोई भी हम लोग जब परीक्षा देते हैं, आपकी नेट की परीक्षा दें या टीजीटी पीजीटी की दें, वर्ग 1 की दें, वर्ग 2 की दें, वर्ग 3 की दें, मतलब जहाँ कहीं पर भी व्याकरण पूछा जाएगा तो वहाँ पर इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। फिर यदि हम दूसरा पॉइंट देखें, वर्ण की बात करें, तो सार्थकता की दृष्टि से इसमें भी बिंदु अलग अलग है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है वर्ण लिखित रूप होता है और ध्वनि क्या होता है? जो है मौखिक, मतलब आप लोग बोलते हैं उच्चारण के आधार पर जो है ये छोटी इकाई होती है, लेकिन ये लिखित आधार पर होता है। तो सार्थकता, हमेशा सार्थक वही चीज होती है जो लिखित होती हैं। हम लोग मौखिक चीज किसी को भी कुछ कह दें, बोल दें, लड़ लें, लेकिन उसका कोई आधार नहीं रहता है। आपसे किसी ने कुछ बोल दिया और आप कहते रहे कि इसने हमें ऐसा बोला सर, आप शिकायत करते रहे, लेकिन वो कहेंगे नहीं हमने ऐसा कभी बोला ही नहीं है। तो वहीं पर आप अगर लेकिन लिखित तौर पर कोई चीज है तो वो सार्थक हो जाएगी। तो इसलिए सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो ये बिंदु हम लोगों को ध्यान रखना है। और इन्हीं वर्णों का जो समूह होता है उसी से जो है क्या पहुंचते हैं हम लोग? वाक्य में पहुंचते हैं।
ठीक। अब हम लोगों को चूंकि वर्णमाला पढ़ती है, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का क्रमबद्ध जब हम लोग अध्ययन करते हैं, मतलब एक माला में उसको पिरो कर रख देते हैं, तो उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को एक क्रमबद्ध तरीके से जब हम लोग अध्ययन के लिए उसको एक गुच्छे में बनाकर रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब इसी में यदि हम लोगों को चूंकि मूल तौर पे पहुंचना है कहाँ? वर्णमाला के जो प्रकार हैं वहाँ पर, तो इसको हम लोग थोड़ा हटा देते हैं। तो वर्ण में स्वर और व्यंजन, ये जो है मूल तौर पर होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्वरों का अध्ययन करेंगे कि स्वर क्या है। तो स्वर मूलतः कितने होते हैं? 11 होते हैं हिंदी में। तो यहाँ तक जो है क्या होते हैं? स्वरों की संख्या 11। कभी भी कोई प्रश्न आए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 11 होती है। अब इसके आधार पर यदि हम कोई एक वर्ण लें, जैसे का है, तो का को अगर हम लोग देखें तो का में क्या है? का और प्लस आ है, तब जाकर ये क्या बना है? का बना है। तो इसका मतलब ये है इसमें आ निहित है। लेकिन आ बोलने के लिए हमें किसी भी व्यंजन वर्ण या किसी अन्य स्वर की जरूरत नहीं होती है। तो स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वर क्या है? स्वतंत्र ध्वनि होती है। इसको किसी अन्य जो है किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उसको उच्चारण करने के लिए। लेकिन जो आपके व्यंजन होते हैं, व्यंजन को सहयोग की जरूरत होती है। बिना सहयोग के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो स्वर 11 होते हैं। तो अगर हम का के आधार पर ही देखें, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो का तो मूलतः क्या होता है? उसमें हलंत लगा होता है, मतलब आधा होता है। लेकिन जब हम आ के साथ जोड़ेंगे तो का हो जाएगा इस तरीके से। फिर जब आ जाएगा, जैसे ये आपका आया, तो हम यहाँ तो कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मात्रा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा का। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम का रखेंगे, तो इसकी जो हम लोग मात्रा लगाएंगे छोटी पाई, तो इस तरीके से हो जाएगी। फिर इसी तरीके से हम यहाँ का रखेंगे और इसमें बड़ी पाई लगाएंगे, तो बड़ी पाई हो जाएगी। फिर यहाँ का में छोटा ऊ की मात्रा इस तरीके से। फिर यहाँ जैसे बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ की मात्रा इस तरीके से। जैसे ये रिर है तो इसकी मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये। फिर आपके जो ए है तो का में क्या करते हैं? एक मात्रा लग जाती है, तो यहाँ पर एक मात्रा इस तरीके से हो जाएगी। फिर यहाँ आपका जो का है, यहाँ 2 मात्रा लगती हैं, एक ही 2 मात्रा होती हैं, तो यहाँ 2 हो जाएंगी। फिर इसी तरीके से का में ओ की मात्रा लगेगी, तो यहाँ पर एक डंडा और एक मात्रा, और यहाँ 2। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या जो है बन सकता है? दूसरा ये कि जो स्वर तो आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन जो मात्राएं होती हैं वो हमेशा कितनी होती हैं? 10 होती हैं। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। चूंकि जो आ है उसकी मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्राओं की संख्या 10 होती है। हमें ये बिंदु जो है क्या करने, ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद इनका जो है स्वरों का विभाजन हम लोग देखते हैं कि स्वरों का विभाजन किस तरीके से किया गया है। क्योंकि स्वरों का विभाजन सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम लोग उसको देखते हैं। स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन। तो अगर हम देखें स्वरों का विभाजन, तो स्वरों का विभाजन 5 प्रकार से, 5 तरीके से जो है किया गया है। सबसे पहले तो आपका देखें हम तो मात्रा के आधार पर किया गया है।
मात्रा के आधार के बाद फिर जो है जीवा के भाग के आधार पर, भाग के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, और फिर आगे हम लोग देखें तो मुंह खोलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, और फिर इसके बाद होता है स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्र होते हैं। तो ये जो है आपके 5 तरीके से जो है स्वरों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। तो हम लोग यदि मात्रा के आधार पर देखें तो मात्रा के आधार पर क्या होता है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, और यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ। तो ह्रस्व में देखें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर और स्वरों का अध्ययन क्यों किया जाता है, जब तक हम वर्णमाला का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आगे जो है व्याकरण में हम जैसे संधियां पढ़ते हैं तो संधियां हमें कभी नहीं समझ में आएंगी जब तक हमें वर्णमाला का ज्ञान नहीं है। तो हम लोग यहाँ एक बार इसको लिख देते हैं जिससे कि इनको हम देख सकें सही से। तो ह्रस्व हैं, तो हमें मालूम है कि जैसे बड़े आ से ये जो है क्या है, छोटा है, तो छोटा। इसी तरीके से यहाँ ई को देखें, ये भी छोटी है, छोटा ऊ भी है, और ये जो रेर आता है ये रेर भी किस में आएगा, छोटा है। ए ऐ ओ औ ये क्या है, संयुक्त व्यंजन हैं, तो इनमें वैसे भी 2 वर्ण समाहित हैं, तब जाकर इनका निर्माण हुआ है। तो जब इनका 2 वर्णों से निर्माण हुआ है तो स्वाभाविक है ये दीर्घ के अंतर्गत आएंगे, ये चारों के चार। तो अगर हम लोग देखें 4 तो आपके क्या हो गए, ह्रस्व हो गए, और बाकी जो बचेंगे कितने बचे, 7, वो हो जाएंगे दीर्घ के अंतर्गत। मतलब जो बचेंगे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ, ये जो है हो जाएंगे दीर्घ के अंतर्गत। अब जो है हम लोग देखें, अब हम लोग जिह्वा के आधार पर देखते हैं, जिह्वा के भाग के आधार पर। तो जीभ के क्या है, 3 भाग माने गए हैं। जैसे ये हमारी मान लेते हैं जीभ है, ठीक है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो ये अगला भाग है, ये मध्य का भाग है, ये भी। तो इसको क्या बोला गया है, अग्रभाग। क्या, अग्र भाग। इसको बोला गया मध्य भाग, और इसको बोला गया पश्च भाग। मतलब इस तरीके से विभाजन कर लेते हैं समझने के लिए। तो यदि हम देखें तो हम लोगों को क्या करना है, केवल एक शब्द लिखना है। ये तकनीक ही है, क्योंकि उसको क्या है, बिना, जब आप परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ बिना रटे याद रहने वाली नहीं है। इसलिए हम लोग देखें, जैसे एक शब्द लिख देते हैं, अग्रीय। क्या है, अग्रीय। तो अग्रीय का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ई है और ए है, तो यहाँ पर ई और ए ऐ, ये तो क्या आपके जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, मध्य में रहता है छोटा, और बाकी सब बोले जाते हैं पश्च से, पीछे से। तो पीछे कौन कौन बचे आपका, अगर हम देखें तो बड़ा आ, इसके बाद हो जाएगा ऊ, और इसके बाद आएंगे रेर, रेर के बाद ओ। ये जो है आपके पीछे भाग, पिछले भाग से बोले जाते हैं। तो ये तो हो जाएगा किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार के बाद हम लोगों ने लिखा हुआ था ओष्ठ की आकृति के आधार पर। अब ओष्ठ की आकृति के आधार पर हम लोग यहीं पर देख लेते हैं।
जैसे है ओष्ठ की आकृति, कि ओष्ठ की आकृति, जब हम लोग स्वरों का उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ की आकृति कैसी बन जाती है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ओष्ठ की आकृति में इसमें दो तरीके के होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार। मतलब वो स्वर जिनको बोलते समय हमारे जो होंठ हैं वो वृत्त के आकार के हो जाए, मतलब होंठ आगे को निकल आए। जैसे हम बोलें आ नहीं निकला, ई नहीं निकला, ऊ बाहर को तुरंत भागा है। तो जैसे ही हम लोग ऊ और बड़ा ऊ, ये क्या है, वृत्ताकार। और फिर आगे जाएं ए नहीं निकले, ओ तुरंत बाहर को आए, ओ आओ, तो ये क्या हो जाएंगे, ओ और आओ। ये तो हो गया क्या, वृत्ताकार। जो बाकी बचे 7 वो क्या हो जाएंगे, अवृत्ताकार हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ की आकृति के आधार पर इनका जो है विभाजन हो जाएगा। ये जो है स्वर जो है अभी इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे कि इतनी भी मतलब अंदर गहराई होती है। अभी हम लोग और पहुंचेंगे। स्वरों का कई तरीके से जो है विभाजन होता है और यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में। तो ये बिंदु, ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने यहाँ 7 लिख दिया है, यहाँ पर 7 लिख दिया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये नहीं कि 7 मैंने लिख दिया तो 7 ही लिख लीजिए। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से 7 स्वर बचे हैं उनको हमें यहाँ लिख लेना है, जिससे कि हमें ध्यान रहे, हम समझ सकें। इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो अब कौन सा विभाजन, अभी 2 विभाजन हमारे बचे हैं। तो हम लोग आज केवल स्वरों को ही पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजन स्वरों में ही काफ़ी कुछ है। फिर इसके बाद व्यंजन और अगला टॉपिक हो। तो हम लोग देखें मुंह के खुलने के आधार पर। मुंह के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, क्योंकि हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह कई तरीके से खुलता है। तो जब कई तरीके से खुलता है तो हम लोग अगर देखें तो उसको बोलते हैं, जैसे समृद्ध, फिर इसी को बोलते हैं अर्ध समृद्ध, फिर बोलते हैं विवृत और फिर अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। तो हम लोग जो है देख रहे हैं मुंह के खुलने के आधार पर। तो मुंह के खुलने के आधार पर इसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये क्या है, समृद्ध मतलब सबसे कम मुंह खुले और स्वर का उच्चारण हो जाए, उससे थोड़ा मतलब और ज़्यादा खुले। विवृत का मतलब बिल्कुल मुंह खुल जाए। तो अगर हम लोग उच्चारण करके देखें, हम बोलते हैं बड़ा आ, जैसे ही हम लोगों ने आ बोला वैसे ही क्या होगा, पूरा मुंह खुल गया। तो विवृत मतलब बड़े आ में आ जाएगा। और समृद्ध अगर हम देखें, सबसे कम जो खुल रहा है, तो सबसे कम खुल, आप लोग देखें, हम लोग आ बोल रहे हैं, थोड़ा खुल रहा है। ई मतलब केवल हमारी ध्वनि बाहर आ रही है लेकिन मुंह नहीं खुल रहा है, तो वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। और इस तरीके से ऊ हमारे जो है अधिक नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पर ई और ऊ ये कहाँ पर आ जाएंगे, समृद्ध में, मतलब सबसे कम जो है जहाँ पर मुंह खुल रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ आ जाएगा अर्ध समृद्ध ए और ऊ। हम लोग अर्ध विवृत में देखें तो छोटा आ जाएगा। फिर कौन बचे आपके, ए और औ, ये किस में आ जाएंगे, अर्ध विवृत। तो इस तरीके से जो है क्या हो जाएगा, मुंह के खुलने के आधार पर विभाजन हो जाएगा। तो ये इसके जो है 4 भाग हो गए। अब इसके बाद बचता है कौन सा विभाजन, वो स्वर तंत्री के आधार पर।
तो उसको भी हम लोग देख देते हैं। बस, तो हम लोग देखते हैं स्वर तंत्री के आधार पर। स्वर तंत्री के आधार पर तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये गला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हिस्से रहते हैं उसको हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं कि कहाँ से, जब हमारी कोई हमने किसी ध्वनि का उच्चारण किया तो वो गले से होते हुए बाहर तक आती है। तो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कौन सा स्वर किस स्वर तंत्र को प्रभावित करता है वो हम लोगों को इसमें देखना होता है। तो हम लोग देखें तो पहले तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, गला है। हम लोग ये मानते हैं कि ये क्या है, हमारा गला है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का पहुँचता है क्या है, इसको ये सबसे पहले यहाँ आया तो ये क्या है, कंठ मान लेते हैं, ये कंठ है। फिर जो है जैसे ही ऊपर आएगा तो तालु, मतलब जीभ जहाँ पर आराम करती है तो उसको बोलते हैं तालु। फिर जो है ऊपर आएंगे तो जहां जीभ टेढ़ी होकर ऊपर टकराती है तो उसको बोला जाता है मूर्धा। फिर इसके बाद आते हैं दांत, क्या आते हैं, दांत, तो बोला जाता है दंत। और सबसे बाहर जो दिखाई दे तो वो होते हैं ओष्ठ, तो ओष्ठ। ये आपके 5 स्वर तंत्र होते हैं और इन्हीं से टकराकर जो है क्या होते हैं, स्वरों का उच्चारण किया जाता है। मतलब जितनी भी हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं इन्हीं 5 हिस्सों से क्या होते हैं, टकराकर बाहर निकलते हैं। तो अगर हम इसमें देखें स्वर तंत्र में तो हम लोग इसको क्रम से लिख लेते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो हम लोग देखें जैसे हम लोग बोलते हैं कंठ, आ, तो किसी भी उसमें नहीं उच्चारण हो, कंठ से सीधे हवा का क्या हो रही है, बाहर हो रही है, तो आ। तो जो आ है वो किससे है, ई, मतलब जीभ क्या है वहीं पर बैठ ही जा रही है। तो ये जो है ई किससे हैं, तालु से हैं। अब हम लोग यहाँ देखें जैसे एक हम लोग स्वर देखते हैं रिर, रिर, तो जीभ में एक तो झन्नाहट पैदा हो रही है और जीभ टकरा रही है ऊपर, रिर। तो जीभ आपकी क्या हो रही है, टेढ़ी हो रही हो, जहाँ टेढ़ी हुई तो वो मूर्धा के अंतर्गत आता है। तो रिर किस में आ जाएगा, मूर्धा में। अब हम लोग देखें ऊ, उच्चारण करके देखें तो ऊ, होंठ को हम बंद कर दें, ऊ का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, या होंठ को दोनों को पकड़ लें फिर ऊ बोले तो भी तब भी नहीं उच्चारण कर पाएंगे। तो मतलब होस्ट। अब इसके बाद हम लोग देखें तो ए और ए, अब इसको हम लोग देखते हैं। जैसे आ में ई मिलता है तब जाकर बनता है क्या, ए, और आ में जब ए मिलता है तब जाकर बनता है ए। तो मतलब इसमें क्या है, ई समाहित है, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, तालु के अंतर्गत आता है। और इसी तरीके से आ के साथ ओ मिलता है तब बनता है ओ, और आ के साथ ओ मिलता है तब बनता है औ। तो ये दोनों किस में आएंगे, औ। तो ये जो है किस में आएंगे, आपके औ में। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है, मतलब दांतों से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो ये जो है आपका आज हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था स्वर। हम लोग वर्णमाला की वर्ण क्या है, वर्ण कौन सी इकाई है और ध्वनि क्या है, भाषा क्या है, इसको समझते हुए हमने स्वरों का विभाजन, स्वर और स्वरों का विभाजनों का अध्ययन किया। तो आज हम लोगों ने स्वरों का विभाजन पढ़ा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।